सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कितने डिसीजंस हैं जिनका तुम्हें आज तक अफसोस है। वो एक गलत इन्वेस्टमेंट, वो एक गलत दोस्ती, वो एक गलत करियर चॉइस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें बाद में एहसास हुआ कि तुमने बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया और अब तुम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी? हाँ, तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि ये तुम्हारे ही दिमाग का एक ट्रैप था। एक ट्रैप जो हर इंसान के साथ होता है, बार बार। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर कंट्रोल कर लेते हैं और बाकी लोग इसे अपनी किस्मत मानकर उसी लूप में फंसे रहते हैं। अब सवाल ये है, तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, तो शायद तुम्हें अभी भी इस ऑडियो बुक का पहला भाग सुनना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही यकीन दिलाता है कि तुम बहुत लॉजिकल हो, बहुत समझदार हो, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजंस का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस होता है। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किस बायस के शिकार हो। पहले पार्ट में हमने बताया कि तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो है जो तेजी से सोचता है, तुरंत रिएक्शन देता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बायसेस होते हैं। वहीं सिस्टम 2 धीरे धीरे सोचता है, लॉजिकली एनालाइज करता है, लेकिन इसे एक्टिवेट करना मुश्किल होता है। और दिक्कत यह है कि 90% समय लोग सिस्टम 1 से ही सोचते हैं। इसीलिए हम इंपल्सिव खरीदारी करते हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर यकीन कर लेते हैं, इसीलिए हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। पहले भाग में हमने ये भी सीखा कि हम अपने ही दिमाग के इल्यूजन में कैसे फंसते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजंस लेते हैं, हम पैटर्न्स देख लेते हैं जो असल में होते ही नहीं, हम अपनी यादों को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। सोचो, अगर तुम्हारी यादें भी तुम्हारे दिमाग का एक इल्यूजन है, तो फिर तुम सच को कैसे पहचानोगे? और सबसे बड़ा सच ये है कि अगर तुमने पहला पार्ट नहीं सुना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। तुम सोचोगे कि तुम इस दूसरे पार्ट से भी सब समझ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक एडवांस्ड लेवल पर आकर खेल रहे हो, बिना बेसिक रूल्स सीखे हुए, और बिना रूल्स जाने कोई भी गेम जीता नहीं जा सकता। इसलिए अगर तुम वाकई में अपने दिमाग को समझना चाहते हो, अगर तुम उन ट्रैप्स को पहचानना चाहते हो जिनमें तुम बार बार फंसते हो, तो तुम्हें इस ऑडियो बुक का पहला भाग जरूर सुनना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले उसे सुनो और फिर इस भाग को सुनो, तभी तुम्हें सच में इस नॉलेज का फायदा मिलेगा। वरना यह भी तुम्हारे दिमाग के उन हजारों बेकार पड़े हुए इंफॉर्मेशन के ढेर में दब जाएगा जो तुमने कभी यूज ही नहीं किया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी सोच को मास्टर करना चाहते हो या फिर उसी पुराने लूप में फंसे रहना चाहते हो? और अगर तुमने इस ऑडियो बुक का पहला पार्ट सुन लिया है, तो अब हम अगले लेवल पर बढ़ सकते हैं। अब तुम उन कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अब हम गहराई में जाएंगे, उन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो तुम्हारे हर डिसीजन को साइलेंटली शेप करते हैं। अब हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की पावर को और अच्छे से समझेंगे और यह जानेंगे कि इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया जाए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर 19, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम दुनिया को अच्छे से समझते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरी तरह लॉजिकल और वेल कैलकुलेटेड होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने में इतना एफिशिएंट है कि वो वहां भी मीनिंग ढूंढ लेता है जहां कोई मीनिंग होता ही नहीं। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुमने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि किसी कंपनी का अचानक कोलैप्स हो जाना, तो एक्सपर्ट्स उसके बारे में इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बताते हैं कि ये तो होना ही था? लेकिन वही एक्सपर्ट्स पहले ये प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हाइंडसाइट में चीजों को देखने के लिए वायर्ड है। जब कोई चीज हो जाती है तो हमें लगता है कि ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन असल में जब वो चीज हो रही होती है
तब हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। डैनियल कैनमैन बताते हैं कि ये इल्यूजन हमारी सोच को मैनिपुलेट करता है और हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। मान लो तुमने कोई इन्वेस्टमेंट की और तुम्हें बड़ा प्रॉफिट हुआ। तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी डीप एनालिसिस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से हुआ है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी या कुछ लक भी इन्वॉल्व था? इसी तरह अगर लॉस हो जाता है तो तुम दूसरों को ब्लेम करोगे या एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष दोगे। ये इल्यूजन तुम्हें खुद की गलतियों को समझने ही नहीं देता, जिससे तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। यही वजह है कि हिस्ट्री को समझना ट्रिकी हो जाता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज एक लॉजिकल पैटर्न में घटी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिस्ट्री कई रैंडमनेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से बनी होती है। फिर भी हमारा दिमाग उसमें पैटर्न्स ढूंढता है और सोचता है कि वो सब कुछ पहले से समझ सकता था। अगर तुम इस इल्यूजन को तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है अपने ओवर कॉन्फिडेंस को रिकॉग्नाइज करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज को पूरी तरह समझते हो तो खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हारे पास पूरे फैक्ट्स हैं या तुम बस पैटर्न्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने रैंडमनेस को एक्सेप्ट किया है या तुम्हारा दिमाग सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स बना रहा है? जितना जल्दी तुम इस इल्यूजन से बाहर आओगे उतना ही तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा क्लियर और रैशनल होंगे। तुम्हें अपने नॉलेज पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने इग्नोरेंस को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है जितनी हमें लगती है, और इसे समझना ही असली इंटेलिजेंस है। चैप्टर 20, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ये सोच लेना कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम अपने डिसीजंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं, मानो हमारी सोच कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या सच में ऐसा है? डैनियल कानेमन हमें एक ऐसी रियलिटी दिखाते हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हमारे दिमाग को पैटर्न्स बहुत पसंद है। जब भी हम कोई ट्रेंड देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक सॉलिड रूल की तरह मानने लगता है। मान लो तुमने किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को सुना जिसने पिछले 3 बार मार्केट को सही तरीके से प्रिडिक्ट किया। तुम्हें लगेगा कि यह इंसान जीनियस है और अगली बार भी इसकी प्रिडिक्शन सही होगी। लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? क्या उसने सच में मार्केट की चाल समझ ली है या वो बस लकी रहा? लेकिन दिक्कत यह है कि हम लक और स्किल के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाते। हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई बार बार सही निकला तो उसकी वैलिडिटी एब्सोल्यूट होगी। अब सोचो, जब कोई स्टूडेंट लगातार अच्छे मार्क्स लाता है तो टीचर्स और पेरेंट्स उसे ब्रिलियंट मानने लगते हैं। लेकिन क्या हर बार उसका अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ इंटेलिजेंस का नतीजा होता है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं? शायद उसने उस साल के सिलेबस को अच्छे से समझ लिया हो, या एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ गए जो उसने पढ़े थे। लेकिन जब ये सेम स्टूडेंट अगले साल एवरेज परफॉर्म करता है तो लोग शॉक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक पैटर्न बना लिया था कि ये बच्चा हमेशा अच्छा करेगा। यही इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी है। हम पैटर्न्स को फैक्ट्स समझने लगते हैं और जब वो ब्रेक होते हैं तो हमें यकीन नहीं होता। डैनियल कैनेमन इस बारे में एक और एग्जाम्पल देते हैं। जॉब इंटरव्यूज। एक एचआर किसी कैंडिडेट से कुछ स्मार्ट आंसर्स सुन लेता है और डिसाइड कर लेता है कि ये परफेक्ट एम्प्लॉई होगा। लेकिन क्या एक 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन सच में किसी इंसान की पूरी कैपेबिलिटी को दिखा सकती है? क्या सिर्फ कॉन्फिडेंट आंसर्स देना ही किसी की स्किल सेट को प्रूव करता है? फिर भी हम अपनी जजमेंट पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही इंसान सिलेक्ट किया है, और जब वही एम्प्लॉई बाद में अंडर परफॉर्म करता है तो हमें शॉक लगता है। इस इल्यूजन को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है डाउट को एम्ब्रेस करना। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुमने किसी चीज को पूरी तरह समझ लिया है तो पॉज करो और सोचो, क्या सच में मेरे पास प्रूफ है या मैं बस अपनी सोच को वैलिडेट कर रहा हूं? क्या मैंने रैंडमनेस और लक को कंसिडर किया है या मैं सिर्फ पैटर्न्स पर भरोसा कर रहा हूं?
खुद की सोच को चैलेंज करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाएगा। इस दुनिया में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी जैसा कुछ नहीं होता। जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा सही भी हों। और जो लोग अपने डाउट को एक्सेप्ट करते हैं, वो अक्सर ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सोच 100% सही है, तो एक कदम पीछे हटो और खुद से पूछो, क्या ये सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरे दिमाग का इल्यूजन। चैप्टर 21, इंट्यूशंस वर्सेस फॉर्मूलाज। हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? क्या हम डीप एनालिसिस करके, लॉजिकल तरीके से सोचकर कोई फैसला लेते हैं, या फिर हमारा इंट्यूशन यानी गट फीलिंग हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है? डैनियल कानेमन हमें एक आई ओपनिंग फैक्ट बताते हैं। हम अक्सर अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। मान लो तुम्हें किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तुमने अपने दोस्त से सुना कि एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तुम्हें लगने लगता है कि यही सही मौका है, यही सही इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा गट फीलिंग कहता है कि तुम इसमें पैसा लगाओगे तो बड़ा फायदा होगा। लेकिन क्या तुमने नंबर्स चेक किए? क्या तुमने डेटा एनालाइज किया? क्या तुमने उस सेक्टर के रिस्क फैक्टर समझे? नहीं, तुमने बस अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। डैनियल कैनेमन हमें बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स को पहचानने में माहिर है, लेकिन ये पैटर्न्स हमेशा सही नहीं होते। हमारे दिमाग को रैंडमनेस पसंद नहीं होती, इसलिए हम हर चीज में एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर इंट्यूशन हमें धोखा दे जाता है। हमें लगता है कि हमने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन असल में हम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अब सोचो, जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है, तो उसे इंट्यूशन से अंदाजा हो जाता है कि ये केस सीरियस है या नहीं। लेकिन क्या इंट्यूशन हमेशा सही होता है? रिसर्च कहती है कि जब डॉक्टर्स अपनी इंट्यूशन की जगह फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर भरोसा करते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस ज्यादा एक्यूरेट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्यूशन बेकार है, लेकिन इसे बिना प्रूफ के ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है। इसी तरह जॉब इंटरव्यूज में भी देखा गया है कि इंटरव्यूअर्स अक्सर गट फीलिंग से कैंडिडेट्स को जज करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, आर्टिकुलेट है, तो इंटरव्यूअर्स उसे ज्यादा कैपेबल समझते हैं। लेकिन स्टडीज बताती हैं कि जो लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूलाज और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट हायर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन बायस से भरा होता है, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ फैक्ट्स पर काम करते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी इंट्यूशन और लॉजिकल थिंकिंग के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? इसका जवाब सिंपल है। इंट्यूशन को रिजेक्ट मत करो, लेकिन उसे वेरीफाई जरूर करो। अगर तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, तो एक पॉज लो और सोचो, क्या इसके पीछे कोई सॉलिड डेटा है? क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जो इस डिसीजन को सपोर्ट करता है? अगर हां, तो प्रोसीड करो। अगर नहीं, तो इंट्यूशन को चैलेंज करो। डैनियल कैनेमन हमें ये समझाते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ गट फीलिंग से डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि वो इंट्यूशन और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग दोनों का यूज करते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो इमोशन ड्रिवन इंट्यूशन और फैक्ट बेस्ड फॉर्मूलाज को साथ में रखो। याद रखो, इंट्यूशन एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन एक खराब मास्टर। अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख गए, तो तुम्हारे डिसीजन ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। चैप्टर 22, एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन वी ट्रस्ट इट? हम अक्सर मानते हैं कि एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वही सही होता है। एक डॉक्टर अगर बिना किसी टेस्ट के कह दे कि तुम्हें ये बीमारी है, तो तुम तुरंत मान लोगे। एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट अगर बोले कि ये स्टॉक खरीद लो, तो तुम इन्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन क्या एक्सपर्ट इंट्यूशन हमेशा सही होती है? क्या हमें बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा कर लेना चाहिए? डैनियल कानेमन हमें एक आई ओपनिंग फैक्ट बताते हैं, एक्सपर्ट इंट्यूशन भी गलत हो सकती है, और अक्सर होती भी है। मान लो एक एक्सपीरियंस्ड चेस ग्रैंड मास्टर है।
वो सिर्फ एक नज़र में बोर्ड देखकर समझ सकता है कि अगली बेस्ट मूव क्या होगी। क्यों? क्योंकि उसने हजारों गेम्स खेले हैं, पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है और उसकी मेमोरी में काउंटलेस स्ट्रैटेजीज स्टोर्ड हैं। लेकिन अब सोचो, एक एक्सपीरियंस स्टॉक ट्रेडर भी उतना ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगले हफ्ते मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, दोनों ही इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन दोनों के इंट्यूशन में एक बड़ा फर्क है। डैनियल कानेमन हमें समझाते हैं कि एक्सपर्ट इंट्यूशन सही होने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक स्थिर वातावरण और दोहरी प्रैक्टिस। चेस या सर्जरी जैसी फील्ड्स में एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, वहां एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहां पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट, बिजनेस डिसीजंस और ह्यूमन बिहेवियर जैसी चीजें कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल हैं। यहां एक्सपीरियंस होना इंट्यूशन की एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। अब सोचो, एक फायरमैन किसी बर्निंग बिल्डिंग में जाता है और बिना सोचे समझे एक सर्टेन डायरेक्शन में भाग जाता है और बाद में पता चलता है कि उसने सही डिसीजन लिया। ये उसकी इंट्यूशन थी जो उसने सालों के एक्सपीरियंस और रिपीटेड एक्सपोजर से डेवलप की थी। लेकिन अगर वही फायरमैन किसी अलग सिचुएशन में, जहां उसे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, इंट्यूशन से फैसला लेता है, तो उसका गलत होना लगभग तय है। डैनियल कानेमन एक और शॉकिंग फैक्ट बताते हैं। एक्सपर्ट्स अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एक्सपीरियंस ही प्रूफ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिना डेटा और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के उनकी इंट्यूशन भी गेसवर्क ही होती है। एक जज अगर अपने गट फीलिंग से किसी पर भरोसा करता है, एक रिक्रूटर अगर सिर्फ गट फीलिंग से किसी को हायर करता है, तो वो बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के डिसीजन ले रहा होता है। तो हमें एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब सिंपल है, ब्लाइंडली नहीं। अगर किसी एक्सपर्ट की फील्ड प्रिडिक्टेबल है, अगर वो सिस्टमैटिकली ट्रेन हुआ है, अगर उसकी पास्ट प्रेडिक्शन ज्यादातर सही रही हैं, तो उसकी इंट्यूशन वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो एक्सपर्ट भी बायसेस से भरा होता है। तब हमें इंट्यूशन की जगह डेटा, एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। डैनियल कानेमन हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं। इंट्यूशन एक इल्यूशन हो सकती है अगर वो सही एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हुई है। इसलिए जब भी कोई एक्सपर्ट कुछ कहे, तो एक पॉज लो, सोचो कि उसकी बात लॉजिकल है या सिर्फ गट फीलिंग। क्या उसका डिसीजन एक्सपीरियंस और डेटा से सपोर्टेड है या सिर्फ एक बिलीफ पर बेस्ड है? यही सोचने का फर्क तुम्हें गलत डिसीजन से बचाएगा और तुम्हें स्मार्टर बनाएगा। चैप्टर 23, द आउटसाइड व्यू। हम सभी को लगता है कि हम अपने डिसीजंस को लॉजिकली एनालाइज करते हैं, सही कैलकुलेशंस करते हैं और सही अनुमान लगाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने डिसीजंस को अंदर से देखते हैं, बाहर से नहीं। हम अपनी प्लान्स को ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं, हम चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हिस्ट्री में हम जैसे ही लोगों ने कितनी बार वही गलती दोहराई है। डैनियल कानेमन इसे द आउटसाइड व्यू कहते हैं, यानी किसी भी चीज को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना, न कि अपनी बायस्ड सोच से। मान लो तुमने सोचा कि एक नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम 1 साल में सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में धमाल मचा देगा और तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ये तुम्हारी इनसाइड व्यू है, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा पैशन। लेकिन अगर तुम आउटसाइड व्यू से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर नए बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। उन्हें प्रॉफिट में आने में कई साल लगते हैं और जो चैलेंजेस तुम्हें इनसिग्निफिकेंट लग रहे हैं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। डैनियल कानेमन हमें समझाते हैं कि जब हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ उन चीजों को देखता है जो हमारे प्लान को सपोर्ट करती हैं। इसे प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम हर चीज को ओवरली पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो हमने सोचा है वैसा ही होगा। लेकिन आउटसाइड व्यू हमें एक हार्श रियलिटी दिखाती है। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो ये काम करने जा रहे हो, और तुमसे पहले जो लोग यही कर चुके हैं,
उनका एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि वो लास्ट मिनट पर पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आएगा, तो उसकी इनसाइड व्यू उसे ये भरोसा दिलाएगी कि उसने पहले भी ऐसा किया है और वो इस बार भी कर लेगा। लेकिन आउटसाइड व्यू कहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करते हैं वो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। एक राइटर सोचता है कि वो अपनी बुक 3 महीने में खत्म कर लेगा, लेकिन आउटसाइड व्यू कहती है कि ज्यादातर बुक्स को फिनिश करने में सालों लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए या कोई बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी सोच को बैलेंस करना होगा, इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू के बीच। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ अपनी होप्स और असम्पशंस के बेस पर सोच रहा हूं, या मैंने पास डेटा और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी देखा है। डेनियल kahneman हमें एक पावरफुल टेक्निक देते हैं, रेफरेंस क्लास फॉरकास्टिंग। इसका मतलब है कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो पहले उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले यही काम कर चुके हैं। उनकी सक्सेस और फेलियर्स को एनालाइज करो और फिर सोचो कि तुम्हारा केस कितना अलग है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन यूनिक है और तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा, तो रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। द आउटसाइड व्यू तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देती है। जब बाकी लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत डिसीजंस लेते हैं, तब तुम्हारे पास रियलिटी चेक होता है। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं, तब तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रैटेजी बनाते हो। जब बाकी लोग अपनी ही सोच के ट्रैप में फंस जाते हैं, तब तुम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझते हो। यही सोच तुम्हें एक बेटर डिसीजन मेकर बनाएगी और तुम्हारी सक्सेस को एक्सेलरेट करेगी। चैप्टर 24, द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। हर इंसान एक चीज में एक्सपर्ट बनना चाहता है, सही डिसीजंस लेना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं लिए जाते? ह्यूमन माइंड हमेशा शॉर्टकट्स लेता है, बायस से भरा होता है और कई बार ऐसे पैटर्न्स देखता है जो होते ही नहीं हैं। और यही साइकोलॉजी कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मार्केट सिर्फ नंबर्स से नहीं चलता, वो इमोशंस से चलता है। इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कंज्यूमर्स, ऑल लोग अपनी सोच के बायसेस से कंट्रोल होते हैं, और जो इस सोच को समझ लेता है वही असली विनर बनता है। डेनियल kahneman बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरीके से सोचता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेज होता है, इंस्टिंक्टिव होता है और इमोशंस से चलता है। सिस्टम 2 धीमा होता है, लॉजिकल होता है और केयरफुल एनालिसिस करता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन सिस्टम 1 से लेते हैं। लोग हाइप में आकर स्टॉक्स खरीदते हैं, फियर में आकर बेच देते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट हमेशा इरैशनल रहता है। कैपिटलिज्म इस ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा फायदा उठाता है। हर एडवर्टाइजमेंट हमारे सिस्टम 1 को टारगेट करता है। ब्रांड्स चाहते हैं कि हम इंपल्सिवली शॉपिंग करें, बिना ज्यादा सोचे कोई चीज खरीद लें। एक लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर हमें पैनिक होने लगता है, अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। ये स्केर्सिटी बायस है। किसी प्रोडक्ट पर हजारों पॉजिटिव रिव्यूज देखकर हम मान लेते हैं कि वो बेस्ट है। ये सोशल प्रूफ बायस है। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो बाकी लोग भी वही करते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी है और यही बायसेस कैपिटलिज्म को फ्यूल देते हैं। डेनियल kahneman एक और पावरफुल कंसेप्ट बताते हैं, लॉस अवर्जन। हम 1 रुपये कमाने से ज्यादा 1 रुपये खोने से डरते हैं। यही रीजन है कि लोग रिस्क्स लेने से बचते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं और अक्सर सेफ प्ले करने लगते हैं। लेकिन जो लोग इस फियर को कंट्रोल कर लेते हैं वही सबसे बड़ा पैसा बनाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी इमोशंस को समझा, अपने बायसेस को कंट्रोल किया और कैलकुलेटेड रिस्क्स ली। उन्होंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच बैलेंस बनाया। अगर तुम फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें अपनी ओन साइकोलॉजी को हैक करना होगा। जब मार्केट में पैनिक हो तो सिस्टम 1 को शट डाउन करो और सोचो, क्या ये सच में डेंजर है या बस टेम्पररी फियर?
जब कोई डील बहुत अच्छी लग रही हो तो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करो और पूछो, क्या ये लॉजिकल है या बस एक्साइटमेंट में डिसीजन ले रहा हूं। जो लोग ये कर लेते हैं वो मार्केट के असली मास्टर्स बन जाते हैं। कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और जो इस गेम को समझ लेता है वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो वेल्थ क्रिएट करता है। चैप्टर 25, बर्नूलीज एरर्स। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग एक इल्यूजन में जीता है, एक ऐसा इल्यूजन जो हमें लगता है कि रियलिटी है, लेकिन असल में वो सिर्फ हमारे पुराने पैटर्न्स और बायसेस का रिफ्लेक्शन है। डैनियल कैनेमैन ने बताया कि हमारी सोच में एक बहुत बड़ी गलती है जिसे उन्होंने बर्नौली के त्रुटियां कहा। ये त्रुटि इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, हमारी हैप्पीनेस, हमारी वेल्थ और हमारे फ्यूचर पर। मान लो तुम्हें 2 ऑप्शंस मिले। पहला ऑप्शन ये कि तुम्हें पक्के तौर पर 50,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि तुम्हारे पास एक गैम्बल करने का मौका है, जहां 50% चांस है कि तुम्हें 1 लाख रुपये मिलेंगे और 50% चांस है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि रिस्क लेने का डर इंसानी फितरत में है। हम श्योर चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और यही बायस हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस को वीक बना देता है। बर्नूली ने एक थ्योरी दी थी कि इंसान की हैप्पीनेस उसके पास मौजूद टोटल वेल्थ पर डिपेंड करती है, लेकिन कानेमन ने प्रूव किया कि असल में ऐसा नहीं है। हमारी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने अपने पास्ट से कितना गेन किया या कितना लूज किया। अगर कोई आदमी 1 करोड़ से 50 लाख पर आ जाए तो वो दुखी होगा, लेकिन अगर कोई 10 लाख से 50 लाख पर जाए तो वो बहुत खुश होगा। अब सोचो, अमाउंट तो दोनों केसेस में एक ही है, लेकिन फीलिंग अलग क्यों? यही है हमारी सोच की सबसे बड़ी गलती। ये बायस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। मान लो तुमने 2 इंटरव्यूज दिए। पहले में तुम्हें 50,000 रुपये की जॉब ऑफर हुई और दूसरे में 70,000 रुपये की, लेकिन बाद में वो घटकर 60,000 हो गई। लॉजिकली सोचो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वो सेकंड जॉब बुरी लगेगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड उसको एक लॉस की तरह देखेगा, जबकि पहला ऑफर तुम्हें बेटर फील कराएगा। यही साइकोलॉजिकल इल्यूजन हमारी लाइफ में हर जगह एक्टिव रहता है। अब सवाल यह है कि इस बायस को ब्रेक कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है रियलाइज करो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुमने कोई डिसीजन लॉजिकली लिया है तो एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या ये सच में लॉजिक है या बस इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफेक्ट है। दूसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म सोचना सीखो। इंसान शॉर्ट टर्म पेन से डरता है और लॉन्ग टर्म गेन्स को इग्नोर करता है, लेकिन जो लोग इस सोच को चेंज कर लेते हैं वो अपने फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाते हैं। बर्नौलीज एरर एक इनविजिबल केज की तरह है जो हमें उसी पैटर्न में डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, लेकिन जो लोग इस केज को देख लेते हैं वो ही असली विनर्स होते हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा हथियार भी। बस फर्क इतना है कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें। चैप्टर 26, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। इंसान का दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशंस से डिसीजन लेता है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे चॉइसेस अक्सर फियर, लॉस और अस्पष्टता पर बेस्ड होते हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी इसी मानसिक फंसाने को समझाती है, कैसे हमारा दिमाग गेन और लॉस को समझता है और क्यों हम इरेशनल डिसीजंस लेते हैं बिना इस बात का एहसास किए कि हम खुद अपनी सक्सेस के रास्ते में खड़े हैं। मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि तुम पक्के तौर पर 90,000 रुपये जीत सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि तुम गैम्बल कर सकते हो, जहां 90% चांस है कि तुम 1 लाख रुपये जीतोगे, लेकिन 10% चांस है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि लॉस का डर गेन की एक्साइटमेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर यही सवाल लॉस के बारे में हो, पहला ऑप्शन ये कि तुम पक्का 90,000 रुपये खो दोगे, और दूसरा ऑप्शन ये कि तुम गैम्बल कर सकते हो जहां 90% चांस है कि तुम 1,00,000 रुपये खोओगे, लेकिन 10% चांस है कि तुम कुछ भी नहीं खोओगे, तो इस बार ज्यादातर लोग गैम्बल करेंगे। समझ रहे हो? जब बात गेन्स की होती है तो हम श्योरिटी को प्रेफर करते हैं, लेकिन जब बात लॉसेस की होती है तो हम रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। ये ही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी गलती है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें यह सिखाती है कि हम चीज़ों को एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं देखते, बल्कि कंपैरिजन में देखते हैं। अगर किसी को 50 लाख रुपए मिले तो वो खुशी से झूम उठेगा, लेकिन अगर उसे पता चले कि उसका दोस्त 1 करोड़ रुपए जीत चुका है तो वही 50 लाख अब कम लगने लगेंगे। यही साइकोलॉजी हर जगह काम करती है, करियर में, रिलेशनशिप्स में, इन्वेस्टमेंट्स में। तुम सक्सेस को खुद के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि दूसरों के मुकाबले जज करते हो। लेकिन असली विनर्स वो होते हैं जो इस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं और अपने डिसीजंस रियल वैल्यू पर लेते हैं, ना कि इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आकर। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कोई डिसीजन फियर या रिग्रेट के डर से ले रहे हो, पॉज करो और खुद से पूछो, क्या ये लॉजिकली सही है या बस मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेवलप करना। याद रखो, शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस तुम्हारी रियल प्रोग्रेस को डिफाइन नहीं करते। अगर तुमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसे संक कॉस्ट मानकर आगे बढ़ो, ना कि उसे जस्टिफाई करने के लिए और गलत डिसीजंस लेते जाओ। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी ये नहीं कहती कि रिस्क मत लो, बल्कि ये कहती है कि सही जगह रिस्क लो, जहां लॉजिक कहता है, ना कि जहां तुम्हारा फियर तुम्हें पुश कर रहा हो। जो लोग इस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं वो अपनी लाइफ, करियर और फाइनेंशियल डिसीजंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तुम क्या चुनोगे? इमोशंस के बहाव में बहना या अपनी सोच को एक हायर इंटेलिजेंस के लेवल पर ले जाना। चैप्टर 27 द एंडाउमेंट इफेक्ट। हम इंसान किसी भी चीज को छोड़ना पसंद नहीं करते, चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो या नहीं। एक बार कोई चीज हमारी हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसे ही साइकोलॉजी में एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। यह हमारी सोच का एक ऐसा ट्रैप है जो हमें बेहतर डिसीजंस लेने से रोकता है। सोचो, तुमने एक कॉफी मग खरीदी जो सिर्फ 200 रुपये की थी, लेकिन अगर कोई तुमसे वो खरीदना चाहे तो तुम उसे 500 रुपये से कम में नहीं बेचोगे। यही एंडाउमेंट इफेक्ट है। हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं क्योंकि वो हमारी हो चुकी है। यह इफेक्ट सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है, यह हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है। रिलेशनशिप्स, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और इवन हमारी बिलीफ्स तक। हम उन चीजों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते जो हमें फेमिलियर लगती हैं, भले ही वो हमारी ग्रोथ को रोक रही हों। एक गलत जॉब में फंसा इंसान ये सोचकर रिजाइन नहीं करता कि उसने इसमें ऑलरेडी 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा व्यक्ति यह सोचकर बाहर नहीं निकलता कि उसने इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। लेकिन सच तो यह है कि अगर कोई चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ देना ही सही डिसीजन है। एंडाउमेंट इफेक्ट हमें इमोशनली ब्लाइंड बना देता है। हम वैल्यू को लॉजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली मेजर करने लगते हैं। यही रीजन है कि लोग लॉस को गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर किसी को 10,000 रुपये मिलते हैं तो उसे इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख उसे तब होता है जब वही 10,000 रुपये खो जाएं। हम लॉसेस को अवॉइड करने के लिए इरैशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से निकला कैसे जाए। पहला स्टेप है स्वजागरूकता। जब भी तुम किसी निर्णय को सिर्फ इसलिए सही ठहराने लगो क्योंकि वो तुम्हारा है या तुमने उसमें समय और ऊर्जा निवेश की है, रुको और खुद से पूछो, क्या यह अभी भी मेरे लिए मूल्यवान है या मैं बस अपने पिछले निवेशों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं।
दूसरा स्टेप है डिटैचमेंट सीखना। किसी भी चीज से इतना अटैच्ड मत हो जाओ कि वो तुम्हारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर दे। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने पुराने डिसीजंस से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज उनकी ग्रोथ में बाधा डाल रही है तो वो उसे बिना रिग्रेट के छोड़ सकते हैं। यही रीजन है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बिना हेजिटेशन के किसी लॉस मेकिंग एसेट को बेच सकता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बिना डर के किसी फेल्ड आइडिया को छोड़ सकता है, और एक अच्छा लीडर बिना गिल्ट के किसी रॉन्ग डिसीजन को रिवर्स कर सकता है। यह एबिलिटी डेवलप करना ही असली इंटेलिजेंस है। तुम क्या चुनोगे? अपनी पास्ट मिस्टेक्स को ढोते रहना या अपनी सोच को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुम सही डिसीजंस लेने की ताकत रखो। चैप्टर 28 बैड इवेंट्स। हमारी जिंदगी में जो भी बुरा होता है उसका असर अच्छा होने वाली चीजों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक अच्छा दिन तुम्हें खुशी दे सकता है, लेकिन एक बुरा दिन तुम्हारे पूरे हफ्ते की एनर्जी खींच सकता है। एक छोटी सी इंसल्ट, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि हम बार बार उन्हें दोहराने लगते हैं। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों को ज्यादा अटेंशन देता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से यह हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा था। पुराने समय में अगर इंसान ने एक बार किसी जंगली जानवर का हमला झेल लिया तो उसे बार बार उस खतरे को याद रखना जरूरी था ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करे। लेकिन आज की दुनिया में यह बायस हमारे खिलाफ काम करता है। सोचो, तुम्हें पूरे महीने ऑफिस में सराहा गया, लेकिन एक दिन बॉस ने तुम्हें डांट दिया। तुम्हारा दिमाग किसे ज्यादा याद रखेगा, वो सारी तारीफें या वो एक डांट? या फिर सोचो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो तुम अपने दिमाग में उस गलती को बार बार रिप्ले करोगे, खुद को कोसोगे और गिल्ट में डूब जाओगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही एटीट्यूड तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है? ये बायस सिर्फ हमारी मेमोरी को नहीं, हमारी डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। जब कोई इंसान एक बार पैसे खो देता है तो अगली बार इन्वेस्टमेंट करने में डरता है, भले ही अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जब कोई बार बार हार्ट ब्रेक झेलता है तो वो दोबारा प्यार करने से डरता है। जब कोई बार बार फेलियर देखता है तो वो नए एक्सपेरिमेंट से बचने लगता है। लेकिन असल में यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है। एक बैड इवेंट का मतलब यह नहीं कि आगे भी सब कुछ बुरा ही होगा। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जब भी कोई बुरी चीज हो उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। अगर कोई गलती हुई तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें जज कर रहा है तो खुद को याद दिलाओ कि उसकी ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं है। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो खुद से पूछो, क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी? सक्सेसफुल लोग बैड इवेंट्स को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। वो फेलियर को एनालाइज करते हैं, पर उसकी वजह से आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। वो रिजेक्शन को एक रीडायरेक्शन की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी सेटबैक परमानेंट नहीं होता जब तक कि हम उसे अपनी सोच में परमानेंट ना बना लें। अब सवाल यह है कि तुम क्या चुनोगे? नेगेटिविटी के ट्रैप में फंसकर खुद को रोकना, या अपने माइंड को ट्रेन करके हर बुरी घटना को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना? चैप्टर 29 द फोरफोल्ड पैटर्न। हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी, सब कुछ एक हिडन पैटर्न के हिसाब से चलता है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग प्रेडिक्टेबल बायसेस से भरा हुआ है। जब बात पैसे की आती है, जब बात रिस्क की आती है, जब बात किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने या छोड़ने की आती है, तब हम 4 अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करते हैं, और यही 4 पैटर्न्स हमारे पूरे जीवन के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। इसे 4 फोल्ड पैटर्न कहा जाता है। जब कोई चीज हाई प्रोबेबिलिटी के साथ विन देने वाली होती है, तब लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे अगर तुम्हारे पास एक अश्योर्ड डील है जहां तुम थोड़ा बहुत ही लूज कर सकते हो, तब तुम उस डील को एक्सेप्ट करोगे,
क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि जीतने के चांसेस हाई हैं। लेकिन जब सेम सिचुएशन में जीतने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं तो लोग सर्टेनिटी को छोड़कर रिस्क लेने लगते हैं। जैसे एक लॉटरी, जहां जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन लोग फिर भी उसमें पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता मैं ही लकी निकला। अब सोचो, जब कोई चीज हाई प्रोबेबिलिटी के साथ लॉस दिखा रही हो तब लोग इसे अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लगते हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि उनका बिजनेस डूबने वाला है तो वो कोई भी डेस्परेट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस उस लॉस से बचने के लिए। और जब कोई चीज लो प्रोबेबिलिटी के साथ लॉस दिखा रही होती है तो लोग उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे इंश्योरेंस, कोई सोचता ही नहीं कि उसे कब जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। जब हमें कुछ श्योर लगता है तब हम सिक्योर प्ले करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि सर्टेनिटी नहीं है तब हम इरेशनल रिस्क्स लेने लगते हैं। यही रीजन है कि लोग हाई रिवॉर्ड वाले रिस्क्स के लिए तैयार रहते हैं लेकिन स्मॉल लॉसेस को अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर डिसीजन के पीछे एक साइकोलॉजिकल बायस काम कर रहा होता है। तुम सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अक्सर तुम्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। तुम्हें हर बार एक स्टेप पीछे जाकर सोचना होगा, क्या मैं सच में सही रीजन से यह डिसीजन ले रहा हूं या फिर यह मेरा दिमाग का खेल है। सक्सेसफुल लोग इसी पैटर्न को समझकर अपने फैसले लेते हैं। वो जानते हैं कि जब चीजें अनिश्चित हों तब भावनात्मक नहीं, तर्कसंगत निर्णय लेने की जरूरत होती है। वो जानते हैं कि जब सर्टेनिटी मिले तब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और जब अनसर्टेनिटी मिले तब ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मार्केट में, लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हर जगह स्मार्ट मूव्स करते हैं। अब तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम भी अपनी सोच के इन हिडन पैटर्न्स को पहचानने के लिए तैयार हो? चैप्टर 30, रेयर इवेंट्स। हमारा दिमाग हर रोज हजारों कैलकुलेशंस करता है, लाखों चीजों को एनालाइज करता है और फिर हमें डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग रेयर इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करता है? वो इवेंट्स जो कभी कभी होते हैं लेकिन जब होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे प्लेन क्रैश, टेररिस्ट अटैक, लॉटरी जीतना या फिर अचानक करोड़पति बन जाना। ये चीजें रेयर हैं लेकिन हमारे दिमाग में इनका असर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। अगर न्यूज में एक प्लेन क्रैश की खबर आती है तो अचानक हमें फ्लाइट लेना रिस्की लगने लगता है, जबकि स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो फ्लाइट अब भी सबसे सेफ ट्रैवल मोड है। लेकिन हमारा दिमाग नंबर्स से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करता है, इसलिए एक रेयर इवेंट का असर हमारी सोच पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज से कहीं ज्यादा होता है। इसी वजह से लोग लॉटरीज खरीदते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस रेयर चांस को ओवर एस्टिमेट करता है कि क्या पता मैं ही वो लकी विनर बन जाऊं, जबकि असल में उनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। यही साइकोलॉजी नेगेटिव इवेंट्स पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई एक बार किसी स्कैम में फंस जाए तो उसका भरोसा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से उठ जाता है। अगर कोई एक बार किसी रिश्ते में धोखा खा ले तो वो हर रिश्ते को शक की नज़र से देखने लगता है, क्योंकि रेयर इवेंट्स का इम्पैक्ट हमारी सोच में डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से स्टोर हो जाता है। ये दिमाग का एक ऐसा ट्रिक है जो हमें बार बार बेवकूफ़ बनाता है। हम प्रोबेबिलिटी को समझने के बजाय अपने डर, उम्मीद और इमोशनल बायसेस के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेयर इवेंट्स का मतलब यह नहीं कि वो एवरीडे रियलिटी है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में बार बार दिख रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बार बार हो रही है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वो इतनी रेयर है कि वो न्यूज़ वर्दी बन गई है। हमें अपनी सोच को स्टेबलाइज करना होगा, इमोशंस से हटकर कोल्ड, लॉजिकल एनालिसिस करना होगा। सक्सेसफुल लोग इसी वजह से रेयर इवेंट्स से डरते नहीं,
बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि एक बार का नुकसान या एक बार की जीत उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती। वो इंपल्सिव डिसीजंस लेने के बजाय डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। यही माइंडसेट उन्हें एवरेज लोगों से अलग बनाती है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने रेयर इवेंट्स के कारण गलत डिसीजंस लिए हैं? क्या तुमने किसी रेयर डर की वजह से कोई बड़ा मौका खो दिया? क्या तुमने किसी रेयर उम्मीद की वजह से कोई रैशनल रिस्क ले लिया? अब समय है कि इन पैटर्न्स को समझा जाए, अपने दिमाग की चालों को पहचाना जाए और डिसीजंस को एक नए बेहतर पर्सपेक्टिव से लिया जाए। चैप्टर 31, रिस्क पॉलिसीज। हर इंसान रिस्क लेता है, चाहे वो जाने अनजाने में हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और कुछ लोग इंपल्सिव रिस्क। यही फर्क तय करता है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। हम सब सोचते हैं कि हमारे डिसीजंस लॉजिकल होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग रिस्क को सिस्टमैटिकली मिसजज करता है। हम छोटे छोटे डर को बड़ा बना लेते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसी वजह से कुछ लोग जिंदगी भर सेफ जोन में रह जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़कर दुनिया बदल देते हैं। अब सोचो, जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ा डिसीजन आता है, तुम कैसे सोचते हो? क्या तुम तुरंत अपने डर और इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हो, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड सोच के साथ रिस्क को एनालाइज करते हो? अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जो लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर रिग्रेट करते हैं, और जो लोग डीप थिंकिंग के साथ मूव करते हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए स्मार्ट लोगों के पास हमेशा एक रिस्क पॉलिसी होती है, एक सोचने का तरीका जो उन्हें अननेसेसरी फियर से बचाकर सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी को ज्यादा पसंद करता है और अनसर्टेनिटी से डरता है। इसी डर की वजह से हम कई बड़े मौके गंवा देते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान यह सोचकर बिजनेस शुरू न करे कि क्या पता फेल हो जाऊं, तो वो कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो यह समझे कि हर बड़ा काम रिस्क के साथ आता है और रिस्क को मैनेज करना भी एक स्किल है, तो वो अपने डर पर काबू पा सकता है। यही रिस्क पॉलिसी का असली मतलब है, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जो फियर को कंट्रोल कर सके और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दे। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर रिस्क डेंजरस नहीं होता। कुछ रिस्क स्मार्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न्स देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म लॉस से इतना डरता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को इग्नोर कर देता है। यही वजह है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि वो इमीडिएट लॉसेस को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि रियल सक्सेस पेशेंस और डिसिप्लिन से आती है। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई पर्सनल रिस्क पॉलिसी है? क्या तुमने कभी कॉन्शियस सोचा है कि तुम्हें कौन से रिस्क्स लेने चाहिए और कौन से नहीं? अगर नहीं, तो यह सबसे बड़ा रीजन है कि तुम कई बार गलत डिसीजंस लेते हो। रिस्क से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे समझना और उसे कंट्रोल करना। अगर तुम यह सीख गए कि कैसे रिस्क को सही नजरिए से देखना है, तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा था। क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, ना कि उन लोगों की जो डर कर पीछे हट जाते हैं। चैप्टर 32, कीपिंग स्कोर। हर इंसान अपने डिसीजंस का हिसाब रखता है, कभी कॉन्शियसली तो कभी अनकॉन्शियसली। हम अपने सक्सेसेस और फेलियर्स को एक स्कोर कार्ड की तरह देखते हैं, और यही हमारी सोच, हमारी इमोशंस और हमारे फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह स्कोर कार्ड किस तरह से बनता है? क्या यह सच में लॉजिकल होता है या फिर हमारे दिमाग की एक इल्यूजन होती है? सच तो यह है कि हम अक्सर अपने नुकसान को ज्यादा बड़ा मानते हैं और अपने गेन्स को अंडर वैल्यू कर देते हैं। यही साइकोलॉजी हमें बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। जब भी हम कोई नया फैसला लेते हैं तो हमारा दिमाग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को चेक करता है और यह देखता है कि हमने पहले कितनी बार हारा या जीता। अगर हमने पहले कोई बड़ा लॉस देखा है तो हम कॉशियस हो जाते हैं,
भले ही वो लॉस एक रैंडम इवेंट रहा हो। और अगर हमने पहले कुछ छोटे गेन्स देखे हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भले ही वो लक की वजह से हुआ हो। यही रीजन है कि कई लोग एक बार किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने के बाद हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स देखकर बिना सोचे समझे रिस्क लेते रहते हैं। कीपिंग स्कोर की साइकोलॉजी हमें उन चीजों पर फोकस करने पर मजबूर कर देती है जो शायद रियल सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है। मान लो कि कोई इंसान सालों से मेहनत कर रहा है लेकिन उसे अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। वो खुद को एक फेलियर मान लेता है क्योंकि उसका इंटरनल स्कोर कार्ड यही कहता है। लेकिन क्या यह सही है? शायद नहीं, क्योंकि उसका स्कोर कार्ड सिर्फ उन चीजों को काउंट कर रहा है जो दिखाई दे रही हैं, जबकि उसकी ग्रोथ अंदर ही अंदर हो रही है। हमारी दिक्कत यह है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म जीत और हार को ही असली सच मान लेते हैं, जबकि असली गेम लॉन्ग टर्म में खेली जाती है। एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि सक्सेसफुल इंसान अपने स्कोर कार्ड को सही तरीके से मैनेज करता है। वो अननेसेसरी लॉसेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को मेजर करता है। लेकिन जो लोग हर छोटे छोटे फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब सोचो, तुम अपना स्कोर कार्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ अपनी छोटी छोटी हारों को गिन रहे हो और उन्हें अपनी कहानी बना रहे हो, या फिर तुम अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो? अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें अपने स्कोर को एक नए नजरिए से देखना होगा। असली जीत वही होती है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है, ना कि वो जो सिर्फ नंबर्स में दिखती है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी का हर डिसीजन और हर एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा, ना कि तुम्हें पीछे धकेलेगा। चैप्टर 33, रिवर्सल्स। हमारी जिंदगी में डिसीजंस लेना रोजमर्रा की बात है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में कभी हम एक तरह का फैसला लेते हैं और कभी बिल्कुल उल्टा? ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें कोई चीज बहुत वैल्यूएबल लगती है और कभी वही चीज बेकार लगने लगती है? यह सब हमारे दिमाग के सोचने के तरीके की वजह से होता है। हम रैशनल सोचते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हकीकत में हम बार बार अपने ही डिसीजंस को रिवर्स करते हैं, कभी इमोशंस की वजह से, कभी फ्रेमिंग की वजह से, और कभी अपने ही दिमाग के बायसेस की वजह से। जब हमें कोई चॉइस दी जाती है तो हमारा दिमाग उस चॉइस को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखता, बल्कि उसे किसी रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करता है। मान लो कि तुम्हारे पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एक में तुम्हें 80% चांस है कि तुम 10 लाख कमा लोगे और दूसरे में 100% श्योरिटी है कि तुम्हें 7 लाख ही मिलेंगे। ज्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि श्योरिटी का कंफर्ट उन्हें रिस्क से ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। लेकिन अगर यही सिनारियो उल्टा हो जाए, यानी अब एक ऑप्शन में 80% चांस है कि तुम 10 लाख खो दोगे और दूसरे में 100% सुरती है कि तुम 7 लाख का लॉस ले लोगे, तो ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि वो श्योर लॉस लेने से डरते हैं। देखो, सिचुएशन तो वही है, लेकिन हमने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया। हमारा दिमाग डिसीजंस को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेता, वो उन्हें इस तरह फ्रेम करता है कि हमें सबसे अच्छा फील हो। हम प्रॉफिट को डिफरेंटली फील करते हैं और लॉस को डिफरेंटली। अगर कोई चीज हमें खोने का डर दिखाती है तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर वही चीज हमें प्रॉफिट के रूप में दिखती है तो हम कॉशियस हो जाते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में गलत डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादा प्राइस में खरीद लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने गलत किया। लेकिन यह गलती नहीं, यह दिमाग का एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें बार बार ट्रैप करता है। रिवर्सल्स हमारे पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। जब कोई नया जॉब ऑफर आता है तो हम एक्साइटमेंट में उसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानते हैं, लेकिन जब उस जॉब में कुछ चैलेंजेस आने लगते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी एक प्रॉब्लम लगने लगती है। जब कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है तो हमें लगता है
कि यही परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही कुछ इश्यूज आने लगते हैं तो हम वही रिलेशनशिप को मिस्टेक समझने लगते हैं। सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्या वो जॉब या वो रिलेशनशिप वाकई में बदल गए, या फिर हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया? अगर हमें अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग हर चीज को रिलेटिविटी में देखता है और वो बार बार अपने चॉइसेस को रिवर्स करता रहता है। हमें इमोशनल रिएक्शंस से बचना होगा और लॉन्ग टर्म सोच को अपनाना होगा। जो चीज आज वैल्यूएबल लग रही है वही कल बेकार भी लग सकती है, और जो आज लॉस लग रहा है वो कल एक बड़ा फायदा भी बन सकता है। अगर हम इस थॉट प्रोसेस को समझ लेंगे तो हम इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकेंगे। चैप्टर 34, फ्रेम्स एंड रियलिटी। हमारी जिंदगी में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारी सोच और परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन असल में हम रियलिटी को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे उस नजरिए से देखते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से सेट होता है। इसी को साइकोलॉजी में फ्रेमिंग कहा जाता है। हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्रेजेंट की जाती है। और जब हम इस ट्रूथ को समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मान लो तुम्हें एक सर्जरी करवानी है। अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि इस सर्जरी का सक्सेस रेट 90% है तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कर दोगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर तुमसे कहे कि इस सर्जरी में 10% चांस है कि तुम बचोगे ही नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत फियर पैदा हो जाएगा। लेकिन सोचो, दोनों केसेस में बात एक ही है, सक्सेस रेट 90% और फेलियर रेट 10%। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह बदल सकता है। यही पावर होती है फ्रेमिंग की। अब इसे डेली लाइफ में अप्लाई करके देखो। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग उस फेलियर को रियलिटी मानने लगता है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि फेलियर सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस तक पहुंचने का, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही सिचुएशन, लेकिन दो अलग अलग फ्रेम्स, और दोनों में तुम्हारे इमोशंस और एक्शंस बिल्कुल अलग होंगे। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सोच को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि वो हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखते हैं। कंपनीज और मार्केटर्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब तुम किसी प्रोडक्ट का ऐड देखते हो तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि यह प्रोडक्ट खराब नहीं है, बल्कि यह कहा जाता है कि यह प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगा। ये सिर्फ वर्ड्स का फर्क नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिससे तुम्हारे दिमाग में एक खास परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। यही वजह है कि लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, भले ही लोकल प्रोडक्ट उतना ही अच्छा क्यों ना हो। फ्रेमिंग सिर्फ मार्केटिंग या डिसीजन मेकिंग तक सीमित नहीं है, यह हमारी रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लो तुमने किसी बड़े गोल के लिए मेहनत की, लेकिन तुम्हें फेलियर मिला। अगर तुम इसे इस नजरिए से देखोगे कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे इस तरह देखो कि मैंने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता, तो तुम दोबारा उठोगे और बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ोगे। यही फर्क है एक लूजर और एक विनर के माइंडसेट में। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपनी लाइफ को उसी नजरिए से देख रहे हो जो तुम्हें दुनिया दिखा रही है, या फिर तुम अपनी रियलिटी को खुद फ्रेम करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास यह पावर है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि रियलिटी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, वो वैसी बनती है जैसी तुम उसे देखना चाहते हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक नया बदलाव आ जाता है। सोचो, अगर तुम हर नेगेटिव सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह फ्रेम करने लगो, तो क्या तुम उस डर से निकल नहीं सकते जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर तुम रिजेक्शन को एक इंसल्ट की जगह एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानने लगो, तो क्या तुम अपने स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते? अगर तुम क्रिटिसिज्म को एक पर्सनल अटैक की जगह एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह देखो,
तो क्या तुम और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? फ्रेमिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम चीजों को डिफरेंटली देखो, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि तुम अपनी सोच को इस तरह ट्रेन करो कि वो तुम्हें लिमिट न करे, बल्कि तुम्हें और आगे बढ़ने की ताकत दे। दुनिया तुम्हें जैसा दिखाएगी तुम वैसा ही रिएक्ट करोगे, लेकिन जब तुम फ्रेमिंग के इस सीक्रेट को समझ जाओगे तो तुम्हारे पास यह पावर होगी कि तुम अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से शेप कर सको। यही वो पावर है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल खड़ी हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में एक प्रॉब्लम है या फिर यह सिर्फ मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक फ्रेम है? और अगर यह सिर्फ एक फ्रेम है तो क्यों ना इसे बदला जाए, क्यों ना इसे एक नए नजरिए से देखा जाए? क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने सोचने का तरीका खुद कंट्रोल करना सीख लेते हैं। चैप्टर 35 टू सेल्व्स। तुम्हारी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि उन्हें कौन याद रखता है? तुम्हारा दिमाग या तुम्हारा दिल? क्या वो इंसान जो उस पल को जी रहा होता है या वो इंसान जो बाद में उसे याद करता है? डैनियल काहनमैन ने इस पर एक बेहद गहरी बात कही है। हमारे अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सेल्व्स होते हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो हर पल को जी रहा होता है, और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ जो बाद में उन पलों को याद करता है और उनकी वैल्यू डिसाइड करता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सही है, कौन ज्यादा रियल है? सोचो, तुमने एक वेकेशन पर पूरा हफ्ता बिताया, हर दिन मस्ती, एडवेंचर, अच्छा खाना, खूबसूरत नज़ारे, लेकिन आखिरी दिन अचानक कुछ गलत हो गया। फ्लाइट डिले हो गई, सामान खो गया या किसी से लड़ाई हो गई। अब जब तुम इस वेकेशन को याद करोगे, तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ सिर्फ उस आखिरी खराब दिन पर फोकस करेगा। वो पूरे हफ्ते की खुशियों को इग्नोर कर देगा और सिर्फ एक खराब मोमेंट को पकड़कर बोलेगा, ये ट्रिप उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर तुमसे उसी वक्त पूछा जाता जब तुम वहां मौजूद थे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ कहता, यह अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। यही फर्क होता है इन दो सेल्फ्स में। तुम अपनी जिंदगी जी तो रहे होते हो, लेकिन जब तुम उसे याद करते हो तो वो वैसी नहीं दिखती जैसी वो थी, बल्कि वैसी दिखती है जैसी तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ उसे देखना चाहता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हम डिसीजंस अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए नहीं, बल्कि रिमेंबरिंग सेल्फ के लिए लेते हैं। हम जिंदगी को वैसे नहीं जीते जैसे वो है, बल्कि वैसे जीते हैं जैसे हम उसे फ्यूचर में याद रखना चाहते हैं। तुमने कभी सोचा है कि लोग फोटोज और वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि असल में वो उस पल को जीने के लिए नहीं, बल्कि बाद में उसे याद करने के लिए जी रहे होते हैं। शादी का फंक्शन हो, कोई कॉन्सर्ट हो या एक खूबसूरत सनसेट, हम अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को भूलकर रिमेंबरिंग सेल्फ को फीड करने में लगे रहते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मोमेंट को जी रहे होते हैं, तब हमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी बाद में उस मोमेंट को याद करके होती है। अब सोचो, जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा डिसीजन आता है, जैसे कौन सी जॉब करनी है, किससे शादी करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो तुम कौन सा सेल्फ यूज कर रहे होते हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खुशी के लिए सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने रिमेंबरिंग सेल्फ को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम वो जॉब चूज करते हो जो फ्यूचर में तुम्हारी स्टोरी को अच्छा बनाएगी, भले ही वो तुम्हारे एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए उतनी सेटिस्फाइंग ना हो। तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हारी लाइफ स्टोरी को अच्छी बनाएंगे, भले ही तुम हर दिन उनके साथ खुश ना रहो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए जीना चाहिए या सिर्फ रिमेंबरिंग सेल्फ के लिए? सच तो ये है कि हमें दोनों को बैलेंस करना सीखना होगा। तुम्हें वो डिसीजंस लेने होंगे जो न सिर्फ उस मोमेंट को अच्छा बनाएं, बल्कि फ्यूचर में जब तुम उन्हें याद करो तब भी सेटिस्फैक्शन मिले। तुम्हें उन मोमेंट्स को सच में फील करना सीखना होगा, बिना ये सोचे कि वो फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। सोचो, अगर तुम अपने एक्सपीरियंसेस को जिंदा तरीके से जीने लगो तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट को इंपॉर्टेंस देने लगो
तो तुम्हारी हैप्पीनेस का लेवल कितना बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही अगर तुम अपने रिमेंबरिंग सेल्फ को भी सही तरीके से ट्रेन करो तो तुम अपनी पास्ट की यादों को भी एक पॉजिटिव एंगल से देखने लगोगे। अब सवाल उठता है, तुम्हारी लाइफ किसके कंट्रोल में है? तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ या रिमेंबरिंग सेल्फ? क्या तुम हर मोमेंट को सच में जी रहे हो या बस एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने डिसीजंस अपने दिल से ले रहे हो या बस उस फ्यूचर वर्जन को सेटिस्फाई करने के लिए जो बाद में उन डिसीजंस को याद करेगा? डैनियल कानीमन की रिसर्च हमें यह समझाती है कि हमारी मेमोरी, हमारी इमोशंस और हमारी हैप्पीनेस सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने दो सेल्व्स को कैसे बैलेंस करते हैं। और जो इंसान ये सीख जाता है वो न सिर्फ अपने पास्ट से खुश रहता है बल्कि अपने प्रेजेंट को भी पूरी तरह जीने लगता है। चैप्टर 36, लाइफ एज अ स्टोरी। तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है, लेकिन सवाल ये उठता है, कौन लिख रहा है इसे? क्या तुम अपनी कहानी खुद गढ़ रहे हो या बस हालात और दूसरे लोग इसे तय कर रहे हैं? डैनियल कानेमन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी पावर यह है कि वो अपनी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को अपनी मर्जी से शेप दे सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस पावर को समझ ही नहीं पाते। वो अपने लाइफ को वैसे जीते हैं जैसे कोई और उनके लिए कहानी लिख रहा हो। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक किताब होती तो क्या तुम उसे खुद पढ़ना चाहते? क्या वो कहानी इतनी एंगेजिंग होती कि तुम बार बार उसे जीना चाहो, या फिर वो बस एक सीधी सादी बिना किसी एक्साइटमेंट वाली जर्नी होती? सच तो ये है कि हमारी जिंदगी के हर मोमेंट को हम एक कहानी की तरह प्रोसेस करते हैं, लेकिन असली ट्रिक ये है कि वो कहानी हमारे रिमेंबरिंग सेल्फ के हिसाब से बनती है, न कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के। मतलब हम जिंदगी को वैसे नहीं जीते जैसे वो असल में होती है, बल्कि वैसे याद रखते हैं जैसे हमारा दिमाग उसे फ्रेम करता है। कभी सोचा है कि लोग क्यों कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे अच्छे थे? क्या सच में बचपन सबसे अच्छा था या फिर हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ उसे ज्यादा मैजिकल बना देता है? इसी तरह कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना भी अच्छा या बुरा हो, उसे याद करने का तरीका हमारी पूरी परसेप्शन बदल सकता है। डैनियल कानीमन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक पीक एंड रूल को फॉलो करता है। मतलब हम किसी भी एक्सपीरियंस को उसके सबसे इंटेंस मोमेंट और उसके एंड के हिसाब से याद रखते हैं। अगर किसी एक्सपीरियंस का एंड अच्छा होता है तो पूरी मेमोरी पॉजिटिव लगती है, और अगर एंड खराब होता है तो पूरा एक्सपीरियंस बेकार लगने लगता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। अब सोचो, जब तुम कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जैसे किस करियर में जाना है, किससे शादी करनी है या किस शहर में रहना है, तो तुम किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? तुम सोचते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ हर दिन खुश रहेगा, या फिर तुम सिर्फ उस स्टोरी को बेटर बनाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ बाद में याद करेगा? यही वजह है कि कई लोग ऐसी जॉब्स में फंस जाते हैं जो उन्हें रोज खुशी नहीं देती, लेकिन वो बस एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए उसमें टिके रहते हैं। डैनियल कानीमन हमें सिखाते हैं कि अगर तुम सच में एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक स्टोरी है जिसे तुम्हारा दिमाग खुद गढ़ता है। और इस कहानी को कैसे याद रखा जाएगा, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो अपने फेलियर्स को एक इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरी बना सकते हो, या फिर उन्हें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस की तरह याद रख सकते हो। एक और मजेदार बात यह है कि लोग अपनी कहानियों में ड्रामा पसंद करते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे तो शायद वो कहानी तुम्हें खुद ही बोरिंग लगने लगे। इसीलिए कई बार जब लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हमें डरने के बजाय ये सोचना चाहिए कि ये हमारी कहानी को और इंटरेस्टिंग बना रही है। जो इंसान इस कंसेप्ट को समझ लेता है वो कभी भी फेलियर्स या सेटबैक्स से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसकी एपिक स्टोरी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है, अगर तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है तो क्या तुम इसे खुद लिख रहे हो
या फिर कोई और तुम्हारे लिए लिख रहा है? क्या तुम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के बहाव में बह रहे हो, या फिर अपनी स्टोरी का नैरेटिव खुद कंट्रोल कर रहे हो? kahneman हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम अपनी मेमोरीज को सही तरीके से फ्रेम करना सीख जाओ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ उन मोमेंट्स में नहीं होती जो तुम जीते हो, बल्कि उन मोमेंट्स में होती है जिन्हें तुम याद रखते हो और जिनसे तुम सीखते हो। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जो बस समय के साथ बहती चली जाए, या फिर एक ऐसी एपिक स्टोरी लिखना चाहते हो जिसे याद करके तुम्हें खुद पर गर्व हो? चैप्टर 37, एक्सपीरियंस्ड वेलबीइंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या होती है? क्या ये वो पल होते हैं जो हम जीते हैं, या फिर वो यादें जो हम अपने दिमाग में संजो कर रखते हैं? डैनियल कानेमन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सालों तक रिसर्च की, और जो सच सामने आया वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग था। हम सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बिना किसी परेशानी के एक आरामदायक जिंदगी जीना, लेकिन असल में हमारा दिमाग खुशी को दो अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। एक वो खुशी जो हम महसूस करते हैं, और दूसरी वो खुशी जो हम याद रखते हैं, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचो, तुम छुट्टी पर गए हो, एक खूबसूरत जगह पर, हर पल एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अचानक आखिरी दिन कुछ बुरा हो जाता है। शायद फ्लाइट मिस हो गई या कोई सामान खो गया। अब जब तुम इस ट्रिप को याद करोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जिसने हर दिन एंजॉय किया, वो कहेगा कि ये ट्रिप शानदार थी। लेकिन तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ, जो सिर्फ अंत में हुई प्रॉब्लम को याद रखेगा, वो कहेगा कि ये ट्रिप अच्छी नहीं थी। और अजीब बात यह है कि जब भी कोई तुमसे पूछेगा कि ये ट्रिप कैसी रही, तुम रिमेंबरिंग सेल्फ की बात मानोगे। ये वो बायस है जो हमारी खुशी को कंट्रोल करता है। डैनियल कानेमन कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ दोनों संतुष्ट रहे। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। वो ऐसी जॉब्स में फंसे रहते हैं जो उन्हें हर दिन स्ट्रेस देती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बाद में ये सैक्रिफाइसेस एक अच्छी स्टोरी बनाएंगे। वो अपने प्रेजेंट को इग्नोर करके फ्यूचर की एक ऐसी स्टोरी बनाने में लगे रहते हैं जो शायद उन्हें सेटिस्फैक्शन भी ना दे। अब सवाल ये उठता है कि असली वेलबीइंग क्या है? क्या वो जिंदगी जिसमें हर दिन स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो, लेकिन अंत में एक अच्छी स्टोरी बन जाए? या फिर वो जिंदगी जिसमें हर दिन खुशी हो, लेकिन कोई बड़ी अचीवमेंट ना हो? डैनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि हैप्पीनेस को मेजर करने का सही तरीका ये नहीं है कि हमने क्या अचीव किया, बल्कि ये है कि हमने हर दिन कैसा फील किया। लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है कि सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स ही मायने रखती हैं। इसी वजह से लोग अपनी जिंदगी को एंजॉयमेंट की जगह एक कंपटीशन की तरह देखने लगते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? एक ऐसा फ्यूचर जहां तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ खुश हो, लेकिन रोज का एक्सपीरियंस तकलीफों से भरा हो? या फिर एक ऐसा प्रेजेंट जहां तुम हर दिन एक अच्छी जिंदगी जी सको, चाहे तुम्हारी स्टोरी उतनी ग्लैमरस न लगे? डैनियल कानेमन कहते हैं कि असली सफलता वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो होती है जो तुम अंदर से फील करते हो। इसलिए जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो सिर्फ रिमेंबरिंग सेल्फ को खुश करने के लिए मत लो, बल्कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी का भी ध्यान रखो। क्योंकि अंत में जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिए गए पलों का एहसास भी है। चैप्टर 38, थिंकिंग अबाउट लाइफ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो डिसीजंस लेते हो वो सच में तुम्हारे अपने होते हैं, या तुम्हारा दिमाग बस इल्यूजन में फंसा हुआ है? हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को रैशनली प्लान करते हैं, लेकिन डैनियल कानेमन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरीकों से सोचता है। एक फास्ट, जो इंस्टेंट रिएक्शंस देता है, और एक स्लो, जो सोच समझकर फैसले लेता है। और ज्यादातर वक्त हम उसी फास्ट थिंकिंग पर डिपेंड रहते हैं जो बायस से भरा होता है, इमोशंस से कंट्रोल होता है, और कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। हमारी जिंदगी के हर बड़े डिसीजंस, करियर, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, हैप्पीनेस, इन सब पर हमारा दिमाग ट्रिक्स खेलता रहता है।
एक इल्यूजन देता है कि हम कंट्रोल में हैं, जबकि हकीकत में हम अपने ही पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। सोचो, जब तुम कोई नया काम करने की सोचते हो तो सबसे पहला डर क्या आता है? फेलियर का। लेकिन ये डर सच में तुम्हारा होता है या तुम्हारा दिमाग बस पास्ट एक्सपीरियंसेस और सोशल कंडीशनिंग से भरा हुआ है जिसने तुम्हें रिस्क लेने से पहले ही हरा दिया? डैनियल कानेमन हमें ये समझाते हैं कि जिंदगी को सही तरीके से सोचने के लिए हमें फास्ट थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, स्लो थिंकिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर शॉर्टकट ढूंढता है, हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है। हम उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं जो डीप थिंकिंग से आता है, लेकिन जब तक हम इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी सोच वैसी ही बनी रहेगी जैसी दुनिया चाहती है, शैलो, प्रेडिक्टेबल और कंट्रोल्ड। हमारे दिमाग को अक्सर लॉसेस ज्यादा बड़े लगते हैं जबकि गेन्स कम। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। हम कुछ खोने के डर से कई ऐसे सही डिसीजंस लेने से भी कतराते हैं जो हमें आगे ले जा सकते थे। सोचो, तुम्हारे पास एक मौका आता है लेकिन तुम रिस्क लेने से डरते हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ वो चीज दिखती है जो तुम खो सकते हो, वो नहीं जो तुम जीत सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारे इमोशंस का खेल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग है। अब सवाल उठता है कि सही में सोचना कैसे सीखा जाए। पहला स्टेप है अपने ही दिमाग पर डाउट करना। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरी सोच है या बस एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है? दूसरा स्टेप, पैटर्न्स को पहचानना। तुम जिन चीजों से डरते हो, जिन डिसीजंस को बार बार टालते हो, उनमें हिडन पैटर्न्स होते हैं। और तीसरा स्टेप, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज मुश्किल लग रही है, वहां रुककर स्लो थिंकिंग को एक्टिवेट करना। यही असली अवेयरनेस है। सोचो, तुम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और दुकान पर दो ऑप्शंस रखे हैं, एक महंगा है और एक सस्ता। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सस्ते वाले की तरफ झुकेगा। लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि महंगा वाला प्रोडक्ट शायद ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा या उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी? हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेने के लिए बना है और हम इन पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही डिसीजंस को पॉज करके एनालाइज करें तो शायद हम ज्यादा सही चॉइसेस ले पाएंगे। डैनियल कानेमन हमें सिर्फ सोचने का तरीका नहीं सिखाते, वो हमें अपनी ही जिंदगी को देखने का एक नया लेंस देते हैं। और ये लेंस तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में काम आएगा। जब तुम कोई नेगोशिएशन कर रहे हो, जब तुम कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, जब तुम अपने रिलेशनशिप्स को समझना चाहते हो, हर जगह तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न्स तुम्हारे रिजल्ट्स को डिफाइन करेंगे। हमारी जिंदगी सिर्फ उन बड़े मोमेंट से नहीं बनती जिनका हम इंतजार करते हैं, बल्कि उन छोटे चॉइसेस से बनती है जो हम हर दिन करते हैं। और अगर तुम इन चॉइसेस को सही तरीके से लेने लगो तो जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। डैनियल कानेमन हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे सक्सेसफुल बनना है, बल्कि वो हमें वो लेंस देते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को सच में समझ सकते हैं। और जब तुम सच में सोचने लगोगे, तब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं रहेगी, बल्कि एक मास्टरपीस बन जाएगी जिसे तुम खुद डिजाइन करोगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे? क्योंकि सोचने का तरीका बदलते ही पूरी जिंदगी बदल सकती है।